इतिहास, जय हिंद। इतिहास के सफ़र में हम लोग ठीक है लेक्चर नंबर 4 लेकर आ चुके हैं आपके सामने। और ये जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का इतिहास का लेक्चर हम लोग ठीक है लेसन नंबर 1 का ले रहे हैं। तो आइए मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया था वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर देखिए कि विक्टर इमैनुअल ने ठीक है अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया था। और काउंट काबूर ने यहाँ पे क्रीमिया का युद्ध लड़ते हुए फ्रांस को ठीक है साथ बिना मतलब का दिया था। और देने के बाद आगे यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे वो ठीक है लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, टस्कनी को वो अपने अंदर लेकर आता है और वो जनमत संग्रह के और अटैक के माध्यम से पूरे सिस्टम को जीत कर इटली में मिला लेता है। तो इटली में मिलाने के ठीक है इसको हम बोलेंगे पहला चरण। जैसा जो आप लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे, तो इटली का द्वितीय चरण पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? इटली का द्वितीय चरण पूरा हो चुका है, जिसमें काउंट काबूर ठीक है द्वितीय चरण जिसमें पूरा हो चुका है, जिसमें काउंट काबूर यानी द्वितीय चरण पूरा हो चुका है, जिसमें काउंट काबूर ठीक है द्वितीय चरण पूरा हो चुका है, जिसमें काउंट काबूर क्या करता है? काउंट काबूर क्या करता है? प्रथम चरण को पूरा करता है। और काउंट काबूर के बाद यहाँ पे क्या आता है? गैरीबाल्डी। क्या आता है आपको? गैरीबाल्डी ठीक है। और गैरीबाल्डी ने क्या कर? गैरीबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली को अटैक करके उन्होंने इटली में मिला लिया था। और इटली में मिलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई ओके देखिए ओके तो यहाँ देखिए यार, तो गैरीबाल्डी को मैंने बताया था यहाँ पे ओके गैरीबाल्डी ने क्या क्या काम किया था, युद्ध की नीति में विश्वास करता था और सारी की सारी बातों को उन्होंने कैसे जीता। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मेजिनी ठीक है, मेजिनी के बाद काउंट काबूर के बाद गैरीबाल्डी ओके। यहाँ पे आपको दिखा दें हम ओके देखिए ये रहा लाल कुर्ती वाला सेना का गठन करके उन्होंने कैसे करके नेपल्स और सिसिली को कब्जे में किया था, अपने कब्जे में वो किया था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इटली के एकीकरण का तृतीय चरण। क्या देखेंगे हम लोग? इटली के एकीकरण का तृतीय चरण देखेंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखेंगे? इटली के एकीकरण का तृतीय चरण देखेंगे हम लोग। तृतीय चरण देखने वाले हैं ठीक है। अब यहाँ पे तृतीय चरण में क्या हुआ था सुनिए गौर से आप। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है 1858 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? ये 1858 लिखा हुआ है। इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ठीक है। ये इटली का क्षेत्र है, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं दिखाई पड़ रहा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ओहो देखिए यहाँ पे 1858 से लेकर 60 तक परमाट सभी को जीत लिया हुआ। तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा अच्छा से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओके। तो इस सब को दिखा लिया गया है ठीक है ना। कहाँ चला गया? ये देखिए ये सभी को लोम्बार्डी हुआ, वेनेशिया हुआ, परमा, मोडेना, टस्कनी सबको टिका किया है। इन लोगों ने मिला लिया है। इन लोगों ने काउंट काबूर ने मिला लिया है और नेपल्स और सिसिली को क्या हो गया हुआ है? रखा हुआ है ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सबसे लास्ट के ठीक है लेक्चर का जो सबसे ठीक है तृतीय चरण की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये है आपका देखिए इटली है। ये क्या है? इटली। ये क्या है? इटली। सॉरी गलती हो गया ओके। देखिए इटली है, यहाँ पे रोम है। क्या यहाँ पे? रोम है, रोम ठीक है। ये क्या है? रोम। ये क्या है? रोम है। ये है आप रोम। ये क्या है? रोम है ठीक है। और यहाँ पे सुनिए ये आपका है रोम है। तो अब जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा किया था वो काउंट काबूर ने पूरा किया था। उसके बाद गैरीबाल्डी आया था और बीच में जो तीसरा है ठीक है लेक्चर किया, तीसरा सबसे लास्ट चरण है उसका नाम क्या है? तृतीय चरण ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए गौर से, ओके, मेदिनी तो ठीक है ना, बहुत पहले गुजर चुका होगा, मेदिनी बहुत पहले गुजर चुका है, ठीक है। काउंट काबूर यहाँ पे देखिए, काउंट काबूर ओके दूसरा चरण पूरा करता है। तीसरा कौन करता है? गैरीबाल्डी। कौन करता है आपका? गैरीबाल्डी करता है, ठीक है। अब ये गैरीबाल्डी क्या होता है यहाँ पे सुनिए गौर से, गैरीबाल्डी ये काउंट काबूर की मृत्यु हो चुकी है, इस बीच में काउंट काबूर की मृत्यु हो चुकी है, और ये गैरीबाल्डी क्या हो चुका है? गैरीबाल्डी ये संन्यास ले चुका है। क्या ले चुका है? संन्यास। ये गैरीबाल्डी संन्यास ले चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बचा हुआ बंदा कौन है, इसका नाम है, ठीक है, विक्टर इमैनुअल। कौन बचा हुआ है? विक्टर इमैनुअल बचा हुआ है। तो इसका जो नाम बचा हुआ है ये है आपका विक्टर इमैनुअल। इसका नाम क्या है? विक्टर इमैनुअल बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? विक्टर इमैनुअल बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल बोलेंगे। अब ये विक्टर इमैनुअल जो है ना, ठीक है, ये तृतीय चरण यही पूरा करेगा, ठीक है। देखिए आप गौर से, अब यहाँ पे देखिए ये रोम है, ठीक है, और 1870 कब का टाइम है? 1870 का टाइम है, 1870 का टाइम है, ठीक है, 1870 की बात है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिए ये कौन सा स्टेट है, तो ये रोम को हम बोलेंगे, ठीक है, पोपल स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? ये इस पे ना पादरी का अधिकार था। किसका? इस पे पादरी का अधिकार था। इस पे था पादरी का अधिकार। किसका? इस पे पादरी का अधिकार था। तो पादरी का अधिकार था, तो ये पूरा जो एरिया था ना, ये क्या था? ठीक है, लाइक ये धर्म वाला मामला था। क्या था ये? धर्म वाला, ठीक है, ये धार्मिक एरिया था। क्या था ये? धार्मिक एरिया। इसीलिए इस पर बहुत सोच समझकर और सावधानी से इस पर अटैक करना होगा, और इसीलिए इसको जल्दी जीता नहीं गया। मतलब सारे आसपास के स्टेट को जीता गया था, लेकिन इधर के ये वाले रोम वाले एरिया को जीता नहीं गया था। तो अब देखिए क्या होता है, सुनिए गौर से। तो चूंकि आपको पता होगा, सुनिए यहाँ पे, चूंकि पता होगा 1870 का टाइम होता है। कितना होता है? 1870 का टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है जर्मनी। क्या है? ये जर्मनी मान लीजिए, ये है आपका जर्मनी, ये जर्मनी है, ठीक है। और इधर ये फ्रांस है। ये क्या है? फ्रांस। ये क्या आपका? फ्रांस है। अब यहाँ पे क्या है? ठीक है, इटली है। यहाँ पे क्या है? इटली। इटली मतलब वही अभी, ठीक है ना, विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा, ओके। तो यहाँ पे क्या है? विक्टर, इटली का राजा कौन है? तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, इटली का जो राजा है वो है विक्टर इमैनुअल। क्या है? विक्टर इमैनुअल। इसका नाम क्या है? विक्टर इमैनुअल इसका नाम है। अब विक्टर इमैनुअल क्या होता है? नाम होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जर्मनी का एकीकरण भी उस वक्त चल रहा था। तो जर्मनी क्या करता है? फ्रांस पे अटैक करता है। क्या करता है? फ्रांस पे अटैक करता है। जब फ्रांस पे अटैक करता है, यहाँ पे सुनिए, इधर इसको आप ना, ठीक, इधर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे देखिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे देख लीजिए इसको, ठीक है। ये जर्मनी फ्रांस पे अटैक करता है और फ्रांस के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब इधर से इटली विक्टर इमैनुअल क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? फ्रांस क्या करता है? पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी रोम की सेना क्या होती है? यहाँ पे ये है ना आपका, यहाँ की पूरी सेना क्या करती है? जर्मनी के पास ले आती है। क्या करती है? जर्मनी के पास ले आती है, ठीक है। ये फ्रांस जो है ना, ये पूरी सेना क्या करती है? जर्मनी के पास उठाकर ले आती है, जर्मनी के पास उठाकर ले आती है। अब ऐसे में क्या होता है? ये फ्रांस क्या, रोम खाली हो जाता है। रोम क्या होता है? पूरी तरह से खाली हो जाता है। और जैसे ही खाली होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल यहाँ पर आके क्या करता है? इस पर अटैक करता है, इस पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद, ठीक है, ये रोम को क्या करता है? जीत लेता है। रोम को ये जीत लेता है। कौन? विक्टर इमैनुअल रोम को जीत लेता है। इस प्रकार क्या हुआ, ठीक है, इटली के एकीकरण का लास्ट चरण क्या हुआ? पूरा हुआ। तो किसी ने पूरा किया था? विक्टर इमैनुअल ने पूरा किया था। 1870 ईस्वी के अंदर विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा किया था, ठीक है। इसमें तो ये रहा आपका, ओके, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इटली के एकीकरण का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, यह, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिएगा, तो इटली के प्रथम चरण को किसने पूरा किया था? तो इटली के प्रथम चरण को पूरा किया था काउंट काबूर ने। किसने किया था? काउंट काबूर ने पूरा किया था, ठीक है। द्वितीय चरण को पूरा किया था, किसने किया था? तो द्वितीय चरण को पूरा करने वाले का नाम है गैरीबाल्डी। इसका नाम क्या है? गैरीबाल्डी। तो द्वितीय चरण को पूरा कौन किया? गैरीबाल्डी ने पूरा किया था, ठीक है। तृतीय चरण को किसने पूरा किया था? विक्टर इमैनुअल। इसका नाम क्या है? तृतीय चरण को जो पूरा करने वाले थे, इसका नाम था विक्टर इमैनुअल। इसका नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल इसका तीसरा नाम था, ओके। और इस तरह से क्या होता है? काउंट काबूर जो अपने किसे कूटनीति, क्या होता है? कूटनीति से, जो अपने कूटनीति से क्या होता है? अपने कूटनीति से, ठीक है, गैरीबाल्डी अपने किसे? तलवार के बल से, किसे? तलवार के बल पर। और विक्टर इमैनुअल अपने हिम्मत के बल पे, किसका? अपने हिम्मत के बल पर, अपने
हिम्मत के बल पर क्या करता है, ठीक है, ये तीनों मिलकर के, ठीक है, इटली के एकीकरण को पूरा करता है। ठीक है, तो ये रहा इटली के एकीकरण का अंतिम चरण। क्या हुआ यह अंतिम चरण, ठीक है, फिर पूरा चरण इटली एकीकरण हो गया अब। ठीक है, इटली क्या हुआ, इटली का अब एकीकरण हो चुका है। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे जर्मनी के एकीकरण, सॉरी जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। देखिए अब यहाँ पे हम लोग अगला पेज लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ था, सारी की सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। ओके, तो यहाँ पे पहले हम ना देख लेते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सुनिए गौर से। जो जर्मनी हम आज जो हम आपको बोल रहे हैं, जो जर्मनी हम आपको बोल रहे हैं, वो जर्मनी क्या था, शुरू में क्या था, उसका नाम था पर्सा। उसका नाम क्या था, पर्सा। तो उसका नाम क्या था, पर्सा। पर्सा को हम क्या बोलेंगे, जर्मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्सा को हम क्या बोलेंगे, जर्मनी बोलेंगे। ठीक है, तो जर्मनी क्या है, अभी जर्मनी नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो है 1800, ठीक है, 58, ठीक है, 1850 की हम बात करें यहाँ पर अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये जर्मनी अभी क्या है, पर्सा के रूप में है। किसके रूप में है, पर्सा के रूप में है। तो जर्मनी अभी पर्सा है, और पर्सा को हम क्या बोलेंगे, कभी कभी जर्मनी बोलेंगे और कभी कभी हम क्या बोलेंगे, पर्सा। अक्सर हम क्या बोलेंगे, पर्सा बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है आप समझेंगे, आप समझेंगे कि पर्सा, ठीक है ना, पर्सा अभी, ठीक, जर्मनी कैसे बनता है। ठीक है, तो पर्सा जर्मनी कब बनेगा, तो जर्मनी बनेगा कब, 1870 में, 1870 में, और ठीक अंततः क्या आता है 1870-71 में जर्मनी, सॉरी पर्सा इटली जर्मनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पर्सा जर्मनी बन जाएगा। तो आप समझ गए पर्सा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सुनिए, ठीक है, पर्सा एक राज्य है। ठीक है, और आज चूंकि आपको पता होगा कि जर्मनी कितना, आपका जर्मनी, आपको पता होगा कि जर्मनी कितना, जर्मनी 300 कितने, 300 छोटे बड़े, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कितने, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कितने बड़े राज्यों में, तो 300 छोटे बड़े राज्यों में बटे हुए थे, जिसमें से, ठीक है, सबसे बड़ा जो भाग था वो कौन था, ठीक है, पर्सा। कौन था ये, पर्सा। और पर्सा के अलावा और कई भाग थे, और कई भाग थे। ठीक है, कई भाग थे जो जर्मनी का ही भाग था, लेकिन जर्मनी वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुका था। जर्मनी ये समझिए कि ठीक है 4 भाई है, तो 4 भाई बिखरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी कितना भाई था, लगभग 300 भाई था, 300 भाई बिछड़ा हुआ है। क्या हुआ, 300 भाई क्या हुआ, बिछड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जर्मनी का 300 भाई जो है वो कैसे धीरे धीरे करके सब इकट्ठा होता है। और इकट्ठा करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है उसका नाम होता है बिस्मार्क। क्या होता है, बिस्मार्क। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जर्मनी का सबसे बड़ा भाग है, उसका नाम क्या है, पर्सा। तो अब यहाँ पे समझिए पर्सा जो होता है, और ये पर्सा का एक राजा होता है विलियम प्रथम। इसका नाम क्या होता है, विलियम प्रथम। पर्सा का राजा क्या होता है, इसका नाम होता है विलियम प्रथम। अब यहाँ पे समझिए पर्सा का राजा कौन है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम इसका नाम है। ओके, इसका नाम क्या है, विलियम प्रथम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, विलियम प्रथम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अच्छा ओके, कि यहाँ पे जर्मनी को ही हम क्या, अभी क्या है, जर्मनी पर्सा है, और जर्मनी को अभी जर्मनी हम नहीं बोल सकते हैं, अभी हम क्या बोलेंगे, पर्सा बोलेंगे। और पर्सा का राजा कौन है, तो पर्सा का राजा कौन है, ठीक है, विलियम प्रथम। कौन है, विलियम प्रथम। ठीक है, अभी विलियम प्रथम ने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसका, अपना प्रधानमंत्री बनाया। उस प्रधानमंत्री का, ठीक है, नाम था बिस्मार्क। ठीक है, था आपका बिस्मार्क। तो ठीक है, इस उन्होंने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, बिस्मार्क को। किसको बनाया, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बिस्मार्क को, ठीक है, तो अब यहाँ पे, और बिस्मार्क को इन्होंने क्या किया, ठीक है, 2 काम किया। ठीक है, बिस्मार्क का ना, ठीक है, हाथ बिल्कुल खाली छोड़ दिया, हाथ बिल्कुल खाली छोड़ दिया। और बिस्मार्क को यह संदेश दे दिया गया, या डायरेक्शन दे दिया गया कि तुमको जो करना है करो, तुमको जो करना है करो, लेकिन तुमको जर्मनी को एक करना है, जर्मनी को एक करना है। तो जर्मनी को एक करने के लिए विलियम प्रथम ने, यहाँ पे देखिए, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को हर तरह से छूट दे दिया था कि तुमको जो करना है करो, उससे हमको मतलब जिसको मारना है, जिसको काटना है, जिसको वट एवर तुमको जो करना है करो, लेकिन हमको चाहिए एकीकरण। ठीक है, जर्मनी पूरा एक, जर्मनी क्या चाहिए, जर्मनी हमको चाहिए पूरा एक। ओके, जर्मनी हमको चाहिए पूरा एक, चाहिए हमको जर्मनी, है ना। तो अब यहाँ पे समझिए कि बिस्मार्क इसके लिए क्या करता है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, क्या बनता है सवाल ये बनता है, ठीक है, सवाल ये बनता है कि क्या विलियम प्रथम के बिना बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण संभव था। ठीक है, कैसे आप, ओके, या फिर बोलेंगे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव नहीं था। ठीक है, असंभव था। कैसे असंभव था, कैसे भैया, कैसे यार,
जरा सोचो कि विलियम प्रथम क्या है, ठीक है, पर्सा का राजा है, पर्सा का राजा है, पर्सा का ये राजा है, ठीक है। और विलियम प्रथम क्या कर रहा है, अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को बना रहा है, ठीक है। और बिस्मार्क कौन है भैया, तो बिस्मार्क क्या है, पर्सा का चांसलर, पर्सा का क्या आपका चांसलर। इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सा का चांसलर, क्या बोलेंगे इसको, पर्सा का प्रधानमंत्री कौन, तो पर्सा का चांसलर कौन है भैया, तो पर्सा का चांसलर हुआ कौन, बिस्मार्क, कौन हुआ आपका, बिस्मार्क हुआ, ठीक है। तो ओके, और प्रधानमंत्री को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश से, हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं चांसलर, इसको हम क्या बोलते हैं, चांसलर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिस्मार्क हो गया चांसलर, क्या आपका ये चांसलर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, ठीक है, और लेते हैं बिस्मार्क को, क्या करते हैं, बिस्मार्क, ओके। ये देखिए, अब ये बिस्मार्क समझ लेते हैं हम लोग पहले कि बिस्मार्क कौन है, बिस्मार्क कौन है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि पर्सा का ये चांसलर है, क्या आपका पर्सा का ये चांसलर है, पर्सा का चांसलर कौन है, बिस्मार्क, कौन है आपका बिस्मार्क, ठीक है। किसने नियुक्त किया था, तो ये इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था कौन, ठीक है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया था, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद, ठीक है, अब हम इसका चाल चलन देखेंगे, इसका चाल चलन कैसा है, चाल चलन कैसा है। तो भैया ये क्या है, महान थे, ये क्या है, ठीक है, महान कूटनीतिज्ञ है, ये क्या है, महान कूटनीतिज्ञ। अगर कोई सवाल आपसे सिंपल कोई पूछे कि बिस्मार्क कौन है, तो आप यही बोलिएगा कि महान कूटनीतिज्ञ है, क्या है, महान कूटनीतिज्ञ है, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही मतलब ये है रक्त और लौह की नीति, क्या आपका रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाला कौन था, आपका रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया कौन, ठीक, किसने किया था, तो ये, ठीक है, किसने किया, बिस्मार्क ने किया है, ओके। ये किसने किया हुआ, तो ये लौह और रक्त की नीति में विश्वास करता था कौन, बिस्मार्क, कौन करता था, बिस्मार्क इसमें विश्वास करता था, ओके। अब ये बिस्मार्क का कहना था कि जब तक हम क्या करेंगे, लोहा नहीं उठाएंगे, जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है, जब तक हम, ठीक है, गुंडा नहीं बनेंगे, और जब तक हम खून नहीं बहाएंगे, जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक जर्मनी का एकीकरण पूरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा, कितने युद्ध लड़ा, 3 युद्ध, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कई लोगों से, 3 लोगों से ना 3 देशों से 3 युद्ध लड़ा था, कितने युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध लड़े थे, ओके, समझिएगा गौर से, 3 युद्ध लड़े थे। अब हम समझते हैं कि जर्मनी के ऊपर कब्जा किसका किसका था, ठीक है। तो अब जर्मनी के ऊपर कब्जा था किसका, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बैक आ जाएंगे तो जर्मनी के ऊपर कब्जा था, वो था किसका, तो जर्मनी के ऊपर 3 लोगों का कब्जा था। एक था, ठीक है, डेनमार्क, किसका आपका, डेनमार्क का, ठीक, किसका था, डेनमार्क का कब्जा था। एक था डेनमार्क का कब्जा, ठीक है, पहला किसका कब्जा है आपका, डेनमार्क का। दूसरा है किसका आपका, ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा किसका कब्जा है, ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, ठीक है। और तीसरा आपका फ्रांस का कब्जा था, क्या था आपका, फ्रांस का कब्जा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, तीनों के साथ एक युद्ध लड़ता है, और तीनों युद्ध को जीत जाता है, तीनों युद्ध को जीत जाता है। तो अब इसी युद्ध को हम देखेंगे कि बिस्मार्क ने 3 युद्ध कैसे कैसे लड़ा था, और कैसे कैसे अपना दिमाग लगाया था, और दिमाग लगाकर, ठीक है, इन्होंने युद्ध को जीता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला युद्ध देखेंगे कि डेनमार्क के साथ युद्ध, पहला युद्ध क्या देखेंगे हम लोग, डेनमार्क के साथ युद्ध। तो अब यहाँ पे समझ लिए कि जर्मनी क्या है, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, ठीक है, कितने 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन था, कौन था, पर्सा, कौन था ये, पर्सा था। पर्सा अभी जर्मनी क्या है, अभी पर्सा है, जर्मनी क्या है, अभी पर्सा है, ठीक है। जर्मनी को अभी जर्मनी बोलना ठीक नहीं होगा, अभी हम फिलहाल क्या बोलेंगे, पर्सा बोलेंगे। और पर्सा का राजा कौन है, विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम ने अपना चांसलर यानी अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को नियुक्त किया है, बिस्मार्क को नियुक्त किया है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम समझेंगे कि बिस्मार्क कौन है। तो बिस्मार्क कौन है, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए बिस्मार्क कौन है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो बिस्मार्क, ठीक है, वो पर्सा का चांसलर है। कहाँ का चांसलर है वो, पर्सा का चांसलर है। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे। ये महान कूटनीतिज्ञ है, महान कूटनीतिज्ञ है, और रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता है। उनका कहना है कि अगर जर्मनी को एक होना है, जर्मनी को एक होना है, तो जर्मनी को रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लोहा हथियार उठाना पड़ेगा और खून बहाना पड़ेगा, तभी जाकर जर्मनी एक हो सकता है, जर्मनी एक हो सकता है। तो चलिए इसके लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था। तो 3 युद्ध का वर्णन हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। तो पहला युद्ध क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला युद्ध का नाम है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे पहला युद्ध का नाम क्या होगा, तो पहला युद्ध का नाम होगा, ठीक है, ये होगा आपका डेनमार्क के साथ युद्ध। पहला का नाम क्या है आपका, डेनमार्क के साथ युद्ध। पहला का नाम क्या है, डेनमार्क के साथ युद्ध, ठीक है। पहला का नाम क्या है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पहला है आपका डेनमार्क के साथ युद्ध। इसको हम क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे हम लोग डेनमार्क का युद्ध, ठीक है। तो पहला क्या है, डेनमार्क का युद्ध। देखिए डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क के साथ युद्ध, डेनमार्क के साथ युद्ध। अब यहाँ पे देखिए डेनमार्क के साथ युद्ध बोलेंगे, इसको हम देखिए एग्जैक्टली, ठीक है। ये कब होता है, ये होता है 1864 में। कब होता है आपका, 1864 में होता है। कब होता है, 1864 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, क्या होता है ये,
ठीक है, ये पर्सा और ठीक ऑस्ट्रेलिया, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ये मिलकर क्या करता है, ये मिलकर पर्सा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या आपका, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या करता है, ये डेनमार्क पर क्या करता है, डेनमार्क के ठीक है बीच होता है, क्या होता है, डेनमार्क के बीच होता है, ठीक है, ये इसके और इसके यानी डेनमार्क के बीच में हो रहा है, डेनमार्क के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो युद्ध कब हो रहा है, डेनमार्क के साथ युद्ध, पहला क्या होगा आपका यह, ठीक है, कब हो रहा है 1864 में, किसके किसके बीच हो रहा है, तो पर्सा ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या कर रहा है, डेनमार्क पर आक्रमण कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये समझ लीजिए कि ये पर्सा है, क्या है, ये पर्सा है, ठीक है, ये क्या है पर्सा, ये क्या है आपका पर्सा, ये है आपका डेनमार्क, क्या आपका ये डेनमार्क, ये क्या है आपका डेनमार्क, देखिएगा आप लोग, ये आपका डेनमार्क है, और नीचे क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, देखिएगा गौर से, ये है ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। अभी देखिए सुनिए क्या होता है गौर से, ठीक है, ये दोनों ओके ये दोनों क्या होता है, ये ठीक है, फ्रांस सॉरी ऑस्ट्रेलिया की सेना यहाँ जाती है, ठीक है, ओके, पर्सा में, और पर्सा की सेना ठीक है मिलती है, और मिलने के बाद कहाँ जाती है, ये जाती है कहाँ, ठीक है, डेनमार्क के साथ, और ये दोनों जाकर अटैक कर देती है, देखते रहिएगा आप ये, ठीक है, और अटैक करने के बाद क्या होता है, डेनमार्क को दिख गया तंदना के पीठ पाट के बराबर कर देता है, ठीक है, डेनमार्क को पीट देता है, और डेनमार्क की क्या होती है, इसमें तगड़ा वाली हार होती है, ठीक है, तो इसमें हार कौन गया, डेनमार्क हार गया, डेनमार्क क्या पे हार गया, ठीक है, डेनमार्क हार गया, और जब ये हारता है तो इससे क्या होता है, इससे इस युद्ध में क्या होता है, दो क्षेत्र, क्या होता है, दो क्षेत्र प्राप्त होता है, क्या होता है, दो क्षेत्र, तो एक को मिलता है, एक मिलता है किसको, पर्सा को, और एक मिलता है ऑस्ट्रेलिया, किसको मिलता है, एक मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, क्या मिलता है आपका, ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलता है, सेल्सविग, ऑस्ट्रेलिया को मिलता है सेल्सविग नाम का एक क्षेत्र होता है, वो ऑस्ट्रेलिया सॉरी पर्सा को मिल जाता है, क्या इसको मिलता है वो, तो सेल्सविग नाम का एक क्षेत्र होता है, वो पर्सा को मिल जाता है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डेनमार्क पर युद्ध किया, डेनमार्क पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद क्या होता है, ठीक है, ये चला आता है कहाँ, ये चला आता है कहाँ, ये सॉरी ठीक है, डेनमार्क पर आक्रमण करने के बाद दो क्षेत्र मिलता है, और दो क्षेत्र मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्षेत्र मिलता है किसको, एक क्षेत्र मिलता है पर्सा को, दूसरा मिलता है ऑस्ट्रेलिया, किसको मिलता है, ऑस्ट्रेलिया को, देखते रहिएगा आप लोग यहाँ, ठीक है। अब ये युद्ध हो गया खत्म, ठीक है, इसमें से क्या होता है, डेनमार्क का जो भी कब्जा होता है फ्रांस, ठीक है, और जर्मनी के क्षेत्र के ऊपर वो छीन लेता है, और ठीक है, यहाँ पे बिस्मार्क को क्या मिला, एक बढ़त मिल गई, ठीक है। अब देखिएगा और दूसरा युद्ध क्या है, दूसरा युद्ध का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, क्या आपका दूसरा को हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, इसको हम बोलेंगे, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, क्या बोलेंगे इसको, ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, ठीक है, दूसरा हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध बोलेंगे, दूसरा युद्ध क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, देखिएगा आप लोग गौर से, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध, सुनिए, ये कब होता है, तो ये होता है 1866 में, 2 साल बाद, ठीक है, ये कब होता है, 1866 में 2 साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किसके बीच में होता है, पर्सा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, क्या होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, कैसे होता है देखिएगा गौर से, ओके, यहाँ पे देखिएगा गौर से देखिएगा, ओके, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। अब यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या किया, कब्जा किया पर्सा पर, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की सेना कहाँ गई, कब्जा में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की सेना गई पर्सा में, और पर्सा ठीक है कहाँ गया, दोनों मिलकर ठीक है डेनमार्क पर अटैक कर दिया, जब डेनमार्क पर अटैक कर दिया तो पर्सा की सेना यहाँ से घर आ गई। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सेना वापस आना चाहती है, वापस आती है, तो बिस्मार्क बोलता है ना बाबा ना, अब यहाँ से आगे नहीं है, ठीक है, बोलता है नहीं जाने देंगे हम यहाँ, ठीक है, ऐसे में जरा सोचिए, देखो कितना महान है वो, ठीक है ना, कौन, बिस्मार्क क्या कर रहा है, पहले डेनमार्क पर दोनों ठीक है मिलकर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद ठीक है ऑस्ट्रेलिया की सेना को यहाँ पर फंसा दिया, और फंसाने के बाद क्या हुआ, ठीक है, इसको बोला कि हम घर लौटेंगे, तो घर लौटेंगे बोले ठीक है, जगह नहीं देंगे हम, रास्ता नहीं देंगे, खत्म, ठीक है।
अब यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की क्या ऑस्ट्रेलिया की जो सेना यहाँ पर फसल है, यहाँ पे फसल है यार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सेना यहाँ पर फंसी हुई है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि साला नन्हा बड़का बिस्मार्क क्या कर रहा है, हमको घेर लिया। चूंकि ऑस्ट्रेलिया उस वक्त ठीक है पावरफुल देश था, उससे पहले क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका यार, ठीक है। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो वहाँ पे ठीक है वो मतलब उसका राजतंत्र हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को लगा कि साला ये क्या कर रहा है हमारे साथ यार, ये तो हम ठीक है हमारी शर्मिंदगी हो गई, इतनी बड़ी पावर है, शक्ति है, उसको ठीक है ऐसे ललकार रहा है, ठीक है। तो वो एकदम पानी हो गया। जब पानी हो गया तो बोला ठीक है बेटा हम तुमको यहीं पे मारेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या बोला फ्रांस बिस्मार्क को कि हम तुमको यहीं पे मारेंगे, अगर तुमको यहीं पे मारेंगे तो क्या हुआ, ऐसे में क्या होता है फ्रांस ठीक है सॉरी ऑस्ट्रेलिया पर बिस्मार्क ठीक है अटैक करता है। और जब अटैक करता है तो ठीक है याद रखिए इस बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी युद्ध लड़ रहा है। और इसी समय क्या हो रहा था, इसी समय ये ऑस्ट्रेलिया इटली से भी उलझा हुआ था। किससे? इटली से भी उलझा हुआ था। ऐसे में क्या होता है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया दोनों युद्ध में फंस जाता है, ऑस्ट्रेलिया के और इटली के साथ भी युद्ध में फंस जाता है। और कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के ठीक है पर्सा के साथ भी युद्ध में फंसा हुआ है। और ऐसे में क्या होता है, दो तरफी मार लगती है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, दो तरफा युद्ध में फंस करके क्या होती है, हार जाती है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो ये युद्ध होता है कहाँ बोले, तो ये होता है आपका कहाँ, ये होता है आपका सेडोवा, आपका सेडोवा नाम की जगह पे होती है। कहाँ होती है आपका सेडोवा, क्या आपका सेडोवा नाम की जगह पर होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेडोवा का युद्ध बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेडोवा का युद्ध बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दूसरा युद्ध खत्म। दूसरा युद्ध क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या पे, सॉरी यहाँ इसको हम यहाँ पे गलती लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ठीक है आगे वाला यहाँ पे देखिए फेस में है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक, इसको हम बोलेंगे किसका युद्ध, इसको हम बोलेंगे सेडोवा का युद्ध। क्या बोलेंगे इसको, सेडोवा का युद्ध बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेडोवा का युद्ध बोलेंगे, क्योंकि यह सेडोवा नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, डन आइए इसमें। तो अब यहाँ पे समझिए ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, ठीक है जर्मनी दूसरा युद्ध कौन लड़ा है, तो किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। यार कब हो रहा है, तो 1866 में। कहाँ किसके बीच में हो रहा है, ये पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। इसमें क्या होता है, सेडोवा नाम की जगह पर होती है। और इस युद्ध में और ठीक है बिस्मार्क जीत जाता है और यहाँ पर्सा जीत जाता है। और यानी कि ठीक है हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया हार जाता है, क्योंकि वो दोनों ठीक है इटली के साथ भी युद्ध में उलझा हुआ होता है, और एक तरफ ठीक है पर्सा के साथ भी युद्ध में उलझा हुआ होता है। इसीलिए दोनों दो तरफा युद्ध में क्या होता है, फंस के कौन होती है, फंस के ठीक ऑस्ट्रेलिया हार जाती है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ऑस्ट्रेलिया के कब्जे वाले क्षेत्रों पर से ठीक है बिस्मार्क का क्या, सॉरी बिस्मार्क का कब्जा होता है और बिस्मार्क इसको जर्मनी में मिला लेता है। आइए में ये बात यहाँ तक देखिए। अगला देखिए, अगला युद्ध क्या है, अगला युद्ध को इसको हम बोलेंगे ठीक है तीसरा युद्ध जो है इसका नाम है क्या है, इसका नाम है ठीक है ये आपका फ्रांस के साथ युद्ध। क्या आपका है तीसरा, क्या आपका फ्रांस के साथ, इसको हम बोलेंगे फ्रांस के साथ युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रांस के साथ युद्ध बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे फ्रांस के साथ युद्ध, इसको हम बोलेंगे फ्रांस के साथ युद्ध। कब हुआ था भाई, ठीक है तो ये हुआ था 1870 में। कब हुआ था, 1870 में। ये हुआ था 1870 में। किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था ठीक है पर्सा और फ्रांस के बीच में, पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, पर्सा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। ये कहाँ हुआ था, पर्सा और फ्रांस के किसके बीच में, तो फ्रांस के साथ युद्ध हो रहा है। कब हो रहा है, 1870 में हो रहा है। ठीक है, और ये किसके बीच में हो रहा है, तो पर्सा और फ्रांस के बीच में हो रहा है। और इस युद्ध, यह युद्ध हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये कब का, ये सेडोन, कब का, सेडोन नाम की जगह पर होती है। क्या होती है, सेडोन नाम की जगह पर होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेडोन का युद्ध बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेडोन का युद्ध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेडोन का युद्ध कहते हैं। और सेडोन के युद्ध में क्या होती है, फिर से ठीक है फ्रांस की हार क्या होती है, फ्रांस हार जाता है। क्या होता है, फ्रांस हार जाता है। और ठीक है इसमें क्या होती है, पर्सा को जबरदस्त क्या होती है, पर्सा जीत जाता है और पर्सा को जबरदस्त क्या होती है, जीत मिलती है। और ऐसे में क्या होता है, पर्सा क्या करता है, फ्रांस के साथ फ्रांस के पास जो भी क्षेत्र था उस क्षेत्र को अपनी जर्मनी में मिला लेता है, जर्मनी के साथ मिला लेता है। और इसी तरह से क्या होता है, फ्रांस ठीक है पर्सा तीन युद्ध लड़ के और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में 1871 में, क्या आपका 1871 में क्या होती है, एक फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे सुनिए ओके, एक क्या होती है, एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओके एक फ्रैंकफर्ट नाम की संधि होती है। क्या होती है, फ्रैंकफर्ट नाम की संधि होती है। और इस संधि के तहत जर्मनी का जितना भी भाग होता है, जर्मनी का जितना भी भाग होता है उस भाग को जर्मनी को दे दिया जाता है, जर्मनी को दे दिया जाता है। और इस संधि के बाद क्या होता है, जर्मनी एक ठीक है महाशक्ति, क्या होता है,
एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है और जर्मनी क्या होता है, एकदम से उसका पूरा एक हो गया। तो क्या होती है, जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र में बटे हुए थे जर्मनी, वो सभी क्या होता है, जर्मनी एक साथ आ जाता है। और एक साथ आने के बाद क्या होता है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में आपको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। और क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद आपको ठीक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव का होगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपको हम ठीक है इस बोर्ड के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है। अब देखिए, इसको अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो आप क्या करेंगे, हमको ठीक है सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उस पर लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।